Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are raw and central moments, symmetrical distribution and skewness. और ये जो सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये डिस्पर्जन चैप्टर का ही पार्ट है. सो वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद द डिस्पर्जन चैप्टर ओनली. सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ली है. ये क्लास इंटरवल से ये फ्रीक्वेंसी है और इनको प्लॉट करके सिंपली हमने एक हिस्टोग्राम बनाया है. हिस्टोग्राम प्लॉट करना आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, फिर भी दोबारा देखिए. क्लास इंटरवल जो है वो हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस. सो क्लास इंटरवल 10 to 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 4. सो ये देखिए 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 4. ये जो हिस्टोग्राम्स हैं, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स बने हुए कह लीजिए, इनकी जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी को. 20 to 30 फ्रीक्वेंसी इज 8. सो 20 to 30 8 फ्रीक्वेंसी. 30 to 40 इट इज 17. सो 30 to 40 इट इज 17. देन 40 to 50 इट इज 28. सो 40 to 50 इट इज 28. इस तरीके से इसको प्लॉट किया गया है. अच्छा, फिर ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इनके जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके एक कर्व बना है. और ये जो कर्व बना है ये कौन सी शेप का है? बेल शेप का है, इसीलिए इसको बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं. ये कर्व जो बेल शेप्ड कर्व बना है, इसकी एक प्रॉपर्टी हमको देखते ही नजर आ रही है, वो ये कि ये कर्व सिमेट्रिकल है. ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? इसका ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के राइट हैंड साइड का एरिया और मिड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बिल्कुल बराबर है. सी दिस, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के राइट हैंड साइड का एरिया और मिड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का एरिया, इट इज एग्जैक्टली इक्वल. तो इस तरीके की जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ का एरिया बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पीक. ठीक है, फिर ये जो चीज है, ये जो कर्व है, इसको बोलते हैं शोल्डर. दिस इज शोल्डर पार्ट. और ये जो एंड में जा रहा है ये टेल्स कहलाता है. ठीक है, सो टॉप मोस्ट पॉइंट इज पीक, देन शोल्डर्स, और जो लास्ट में जा रहे हैं वो टेल्स हैं. ये राइट हैंड साइड की टेल है और ये इधर जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड की टेल कहलाएगी. सो ये तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मोड देन स्क्यूनेस डज नॉट एग्जिस्ट. स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, एक तरफ का एरिया ज्यादा होना. यहाँ पर हमारे सामने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें तिरछापन नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है, ये सिमेट्रिकल कर्व है. सिमेट्री मतलब दोनों तरफ का एरिया बराबर है. ये देखिए, दोबारा से मैं और भी ज्यादा क्लियर कर देती हूँ. दिस इज द मिड पॉइंट एग्जैक्टली, और इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बराबर है. ठीक है. अच्छा, मीन मीडियन मोड अगर हम निकालें इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, सो मीन भी 75 आया, मीडियन भी 75 आया और मोड भी 75 आया, और यही मिड पॉइंट है. मीडियन क्या होता है? मीडियन मिड पॉइंट होता है. सो मीडियन कितना है? 75. सो दिस बिटवीन 70 एंड 80, दिस इज द मिड पॉइंट. सो मीडियन इज 75. मोड कैसे प्लॉट किया जाता है? मीडियन तो वो है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा. सो मीडियन हो गया मिड पॉइंट. मोड जो है वो होता है वो नंबर या वो क्लास इंटरवल जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करती है. ठीक है, सो ये जो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इनकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है. सो जो रेक्टेंगुलर बार सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, वो सबसे ज्यादा जो है लेंथ में भी होगा, तो उसी का जो है टॉप मोस्ट पीक होगी. तो ये वाला जो है 70 to 80, ये हमारा मोडाल क्लास है. हमारा मोड इसी के बीच में लाई करेगा, और अगर हम निकालेंगे तो हमारा मोड 75 आ रहा है. ठीक है, सो मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाईएस्ट पीक वाला जो पॉइंट है. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर बार्स की जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है. लेट्स से हमें मीन मीडियन मोड हमने निकाला नहीं है, हमको पता नहीं है न्यूमेरिकली कि कितना है, तो भी सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में अगर आपको प्लॉट करना हो तो याद रखना, वो पॉइंट जो ग्राफ को या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा वो मीडियन का पॉइंट होगा.
मीडियन पोजीशन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार जो है उनकी हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, तो जिस रेक्टेंगुलर बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी मोड वहाँ पर लाए करेगा। सो मोड जो है वो पीक वाला पॉइंट होगा, जो पीक वाला पॉइंट होगा वहाँ से आप नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो आपको मोड मिल जाएगा। सो इस तरीके से मोड निकाला गया है। ये तो थी मोड और मीडियन की बात कि इसको ग्राफिकली कैसे निकाले। देन नेक्स्ट थिंग इज मीन। अब मीन कैसे निकाला जाएगा? मीन क्या होता है? एवरेज। अब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ का एरिया बराबर है, तो इसी वजह से ये एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन निकल के आएगा वो सेंटर में ही निकल के आएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये तीनों चीजें कहाँ लाया करती हैं? ये तीनों चीजें इस सेंटर पॉइंट पे लाया करती हैं। न्यूमेरिकली भी निकाल के देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मैंने निकाला है, तो अज्यूम्ड मीन मैंने 75 लिया था, ठीक है। सो ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनके मिड पॉइंट मैंने लिखे नहीं है। अभी तक हम लोग इतनी बार मीन मीडियन मोड निकाल चुके हैं कि अब आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन समझ में आ जाना चाहिए है। सो 75 हमने अज्यूम्ड मीन लिया। ये क्लास इंटरवल 10 to 20 है, इसके बीच का मिड पॉइंट क्या होगा? 15 होगा। सो 15 माइनस 75 दैट इज माइनस 60, 25 माइनस 75 दैट इज माइनस 50 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने डेविएशंस निकाले हैं, ठीक है। फिर इन डेविएशंस का अगर हम टोटल करते हैं तो इट इज इक्वल टू 0। सो देखिए अज्यूम्ड मीन के थ्रू मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अज्यूम्ड मीन दैट इज 75 प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। तो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे किया है अलग से, बिकॉज देखो फ्रीक्वेंसी फॉर डेविएशन माइनस 60 और नीचे देखो फ्रीक्वेंसी फॉर डेविएशन प्लस 60, तो ये एक बार ही हो जाएगा माइनस 60 इंटू 4, ये हो जाएगा एक बार प्लस 60 इंटू 4, तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल दैट वुड बी 0। ऐसे ही 8 इंटू माइनस 50, यहाँ पर 8 इंटू प्लस 50, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 8 इंटू 50 और प्लस 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से जब हम फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन वैल्यूज करके एफ डी निकालेंगे तो उसका सम टोटल जो है वो 0 ही आएगा। आप चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं। बहुत बार मैंने कैलकुलेशन सिखा दी मीन मीडियन मोड की, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं निकाला है। सो सिग्मा एफ डी वुड बी 0 divided by sigma f, total of frequencies is 400, but anything divided by 0 would be 0, so final mean value कितनी आएगी? 75 ही आएगी। so हमारा mean जो है वो 75 है। अब मीडियन वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली, फिर n by 2, so total of frequencies is 400, 400 by 2 is 200, so 200 कहाँ लाया करेगा? यहाँ पर। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन वाला, लोअर लिमिट दैट इज 70 प्लस n by 2 दैट इज 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द उससे पहले वाली क्लास, प्रीवियस क्लास, so minus 165 divided by frequency of the same class that is 70, so minus 165 divided by 70 into height of the class interval which is 10, so into 10 सॉल्व करेंगे, ये भी 75 आएगा। मोड देखते हैं तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? इस पॉइंट पे, सो यही मॉडल क्लास भी है। अब मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट कितनी? 70, सो फॉर्मूला लगाते हैं मोड का, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 70 प्लस f1 दैट इज 70 फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, तो दैट इज 70 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज 63 divided by frequency of the same class that is 70 or multiplied by 2, so 70 into 2 is 140 minus frequency of the previous class and minus frequency of the next class, so minus 63 minus 63 into 10, 10 is height of the class interval, solving it we will get it equal to 75, so mean median mode तीनों आप न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करोगे तो वो 75 ही आएगा। सो न्यूमेरिकली तीनों चीज़ें बराबर हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिड पॉइंट होता है उसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बराबर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये बेल शेप के जैसा ही कर्व बनेगा। और अगर मेरे पास न्यूमेरिकली डाटा नहीं भी है
और मुझे सिर्फ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है और मुझे बताना है कि मीन मीडियन मोड किस पॉइंट पे होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर मीडियन मिड पॉइंट होगा जो जो पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। मोड पीक वाला होगा, ठीक है। और मीन जो है वहां पर लाए करता है जहां पर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे ज्यादा वैल्यूज क्लस्टर करती हैं। तो क्योंकि ये एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ज्यादातर वैल्यूज जो है आपको बीच में दिख रही है, तो मीन भी सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। फिर देखिए इसकी और प्रॉपर्टीज, इफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मोड देन स्क्यूनेस डज नॉट एग्जिस्ट। स्क्यूनेस मतलब तिरछापन, इसमें तिरछापन नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है मोड के दोनों तरफ वो बराबर होना चाहिए। सो मोड, मीडियन, मीन, इसमें तो तीनों चीजें बराबर हैं, ये बीच वाला पॉइंट, ठीक है। इसके दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसीज बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ पे जो डाटा दे रखा है मैंने उसमें चेक कर लीजिए इस चीज को, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हमारी जो मॉडल क्लास आई है या मीडियन क्लास आई है वो ये वाली है 70 to 80 वाली। आप इसके ऊपर की और इसके नीचे की फ्रीक्वेंसीज दीज एंड दीज ये देख लीजिए बिल्कुल बराबर है। ये तो हमारी मीडियन क्लास, मोड क्लास सब यहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज और नीचे की फ्रीक्वेंसीज देखो, 63 63, 45 45, 28 28, 17 17, 8 8, 4 4, यानी कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा वो मोड के ऊपर और नीचे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे बराबर होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें किसी प्रकार का स्क्यूनेस नहीं है। देन next thing, if the sums of positive and negative deviations obtained from mean, median और mode are equal then there is no asymmetry, ठीक है। asymmetry मतलब skewness, तिरछापन। asymmetry नहीं है, कब नहीं है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का टोटल जो है अगर मीन, मीडियन, मोड से लिया जाए, ठीक है, तो इक्वल होगा। इफ द सम्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस obtained from mean और median और mode are equal। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने डेविएशंस निकाली है, किससे निकाली थी? 75 से निकाली थी। 75 ही मीन है, 75 ही मीडियन है, 75 ही मोड है। सो 75 से जब हमने डेविएशंस निकाली है, सो नेगेटिव डेविएशंस और पॉजिटिव डेविएशंस का सम टोटल बराबर होगा। ये -10, ये +10, ये -20 +20, -30 +30, -40 +40, -50 +50, -60 +60। तो जितना सम टोटल नेगेटिव वैल्यूज का होगा उतना ही सम टोटल पॉजिटिव वैल्यूज का होगा। तो यानी कि हमारा कर्व क्या है? सिमेट्रिकल है। ये मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज एग्जाम में अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोगों को मोटा मोटा क्या पता होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल होगी, दोनों तरफ का एरिया बराबर होगा। लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो यू शुड नो एवरी सिंगल लाइन जिस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। So I hope these 2 points are clear and this is clear कि normal distribution क्या है। Now moving on to next slide. अब मैं दिखाती हूँ आपको कि स्क्यूनेस क्या है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें ऑन एन एवरेज दोनों तरफ का एरिया बराबर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एग्जैक्टली परफेक्टली नॉर्मल तो नहीं है, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल आप कह सकते हैं। अगर हम इन हिस्टोग्राम्स के टॉप मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर्व बनाते हैं तो लगभग इस तरीके का बनेगा, बेल शेप्ड कर्व ही बन रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दिस इज अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल, मतलब नियर बाय नॉर्मल ही है। 100% सिमेट्रिक नहीं है बट नियर बाय नॉर्मल ही है। फिर ये वाली देखिए स्क्यूनेस वाली। अब इसका अगर मैं प्लॉट करूं कर्व तो कैसे प्लॉट होगा? इस तरीके से, ठीक है। सो ये देखो राइट हैंड साइड का एरिया थोड़ा सा ज्यादा है तो इसमें तिरछापन है। स्क्यूनेस मतलब तिरछापन, तो ये एक तरफ को ज्यादा टिल्टेड है। सो ये राइट हैंड साइड का एरिया ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे राइट स्क्यूड। अच्छा, ऐसे ही अगर ये वाला प्लॉट करूं तो देखो कैसे होगा। अगर हिस्टोग्राम्स इस तरीके से आए, डाटा इस तरीके का हो हमारे पास, तो इस तरीके से कर्व बनेगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का ज्यादा है तो ये लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। ये जो राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है इसको पॉजिटिवली स्क्यूड भी बोला जाता है।
और जो लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नेगेटिवली स्क्यूड भी बोला जाता है, बिकॉज कंसिडरिंग द सेंट्रल पॉइंट एज जीरो, जब हम राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। आप इसको छोड़ो, मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम कभी भी कोई भी डायग्राम प्लॉट करते हैं और लेट्स से इसको ओरिजिन माना, जब हम राइट हैंड साइड की ओर प्लॉट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से वैल्यूज प्लॉट करते हैं, 6 7 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है आगे वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ रही हैं, और यही अगर हम इस तरफ बढ़े लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो फिर 0 से कम क्या होता है, -1 -2 द नेगेटिव वैल्यूज। सो राइट हैंड साइड की ओर जब आप बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। सो राइट स्क्यूनेस है अगर, तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं दिस साइड, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, फिर ये क्या होती है, फैट टेल्स। तो मैंने आपको बताया था टेल्स होते हैं ये जो होती है ना, इसको टेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर फैट टेल्स का क्या मतलब है वो देखो। अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल है, मतलब स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तिरछापन नहीं है, बिल्कुल 100% परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास का ही कहलाएगा। टेल होता है ये वाला एरिया, तो फैट टेल्स मतलब थिक टेल्स, मोटी टेल्स। तो ये देखो, ये देखो, ये जो टेल्स है ना, इसमें ये देखो एरिया कितना ज़्यादा है ये, जबकि यहाँ पर आप देखो एरिया कितना कम है टेल्स में, वेरी लेस। यहाँ पे देखो कितना कम कम एरिया है टेल्स में, यहाँ पर टेल में एरिया बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ को बोला गया है फैट टेल्स। ठीक है, सो अभी तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फैट टेल्स वाला कंसेप्ट है ना कि टेल्स में एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये इस्तेमाल होगा अगले लेक्चर में कर्टोसिस में। So there are two concepts, skewness and kurtosis. Skewness को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, kurtosis in the next chapter। याद रखना kurtosis is related to fatness of the tails, कि tails जो है उसमें एरिया काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, thick एरिया है। अभी हमारा concentration skewness पे रहेगा। Moving on to next slide। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हमारा जो डिस्पर्जन का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट्स, बट उससे पहले मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस का एक बेसिक आइडिया दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि मोमेंट्स है क्या। आप लोगों ने मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, मोमेंट्स हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। सो मोमेंट्स क्या होते हैं? मोमेंट्स वो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में? ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस मेजर करते हैं। ये मेजर करते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, या वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, या वो नेगेटिवली स्क्यूड है। सो बेसिकली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने वाले स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को ही हम मोमेंट्स बोलते हैं। ये है क्या, इनका फॉर्मूला क्या है, देखिए। द अरिथमेटिक मीन of the rth power of deviations taken either from mean, zero or from any arbitrary origin, that is provisional mean, are called moments। So सबसे पहली चीज देखो, deviations लेने हैं, ठीक है। deviations तीन तरीके से लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो x माइनस ए, x माइनस ए मतलब assumed mean, provisional mean से आपने deviation लिया, ठीक है। यहाँ पर जो है सीधे आ गया x, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से डेविएशन लिया। आप अगर x माइनस 0 करते हो तो वो क्या बचेगा? x ही बचेगा। एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, ये x है, वैल्यूज है 2 4 6 8। अगर आप ओरिजिन से डेविएशन लेते हो, हम डेविएशन निकाल रहे हैं x माइनस 0, तो x माइनस 0 क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8। वही नंबर्स तो वापस आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे कि अबाउट ओरिजिन, हमने डेविएशन ओरिजिन से लिया तो खाली x ही बचा। तीसरा अबाउट मीन, यानी कि डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन वैल्यू, तो x माइनस x बार, ठीक है। सो तीन तरीके हैं। पहली बात तो डेविएशन आप 0 से भी ले सकते हो, डेविएशन आप अज्यूम्ड मीन से भी ले सकते हो, डेविएशन आप एक्चुअल मीन वैल्यू से भी ले सकते हो। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आगे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे इन डेविएशंस को। और फिर क्या करना है? इनका सम्मेशन करना है, सम टोटल लेना है डिवाइडेड बाय n। सो किसी भी चीज़ का सम टोटल लेके आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हो तो वो क्या कहलाता है? मीन कहलाता है।
सो अब दोबारा से डेफिनेशन को देखने की कोशिश करो। द अरिथमेटिक मीन है क्योंकि हम समेशन ले रहे हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर रहे हैं। किस चीज का अरिथमेटिक मीन है? डेविएशंस का। ठीक है, 3 फॉर्मूला बन सकते हैं। डेविएशंस आप अज्यूम्ड मीन से भी ले सकते हो, एक्चुअल मीन से भी ले सकते हो और ओरिजिन से भी ले सकते हो। इस चीज का क्या मतलब है? अब आरथ पावर, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है आर आर आर। सो व्हाट इज दिस आर? आर इज द पावर ऑफ द डेविएशन। ठीक है, सो हम जो है पावर ऑफ द डेविएशन 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। और हम जो पावर लगाएंगे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम पावर 1 लगा दे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर 2 लगा दे तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन। सो याद रखना इस फॉर्मूला में पावर आर है। ठीक है, आर की जगह आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, 4 भी पुट कर सकते हो, और ये सब अलग अलग फॉर्मूलाज बनेंगे। फिर देखिए, रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स, 2 तरीके के मोमेंट्स होते हैं। सो रॉ मोमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम ओरिजिन। खासियत ये है कि जब हम ओरिजिन से डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, उस वाले फॉर्मूला को हम बोलते हैं कि हमने रॉ मोमेंट्स निकाले। और अगर हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं तो वो सेंट्रल मोमेंट्स कहलाएगा। याद रखना, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला जो होगा उससे जो वैल्यू आएगी वो सेंट्रल मोमेंट कहलाएगी। ओरिजिन से अगर आप जो है डेविएशंस निकाल के फॉर्मूला लगाते हैं तो वो जो है रॉ मोमेंट्स कहलाएगा, जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकल के आएगी। So raw moments can be defined as arithmetic mean of various powers of deviation taken from origin. जब हम origin वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो raw mean है, जब हम actual mean वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो central mean कहलाएगा। So central moments कहलाएंगे, raw moments and central moments. So central moments can be defined as arithmetic mean of various powers of deviations taken from the mean of the distribution. So actual mean से जब deviation लेके हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो वो central moments कहलाते हैं। When the deviations are computed from the arithmetic mean, then such moments are called moments about mean, मीन मोमेंट्स या सेंट्रल मोमेंट्स। उसी के अलग अलग नाम है कि जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकाल के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल वैल्यू आएगी उसको हम मोमेंट्स अबाउट मीन भी बोल सकते हैं, मीन मोमेंट्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स भी बोल सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सबसे पहली चीज़ कि मोमेंट्स का यूज़ क्या है। मोमेंट्स आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी देंगे। कैसे जानकारी निकालनी है वो आगे बताऊंगी मैं। और 3 तरीके से निकाला जा सकता है। डेविएशन आप अज्यूम्ड मीन से ले सकते हैं, ओरिजिन से ले सकते हैं और एक्चुअल मीन से ले सकते हैं। डेविएशन अगर ओरिजिन से लेते हो तो वो वाला फॉर्मूला रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला कहलाएगा। डेविएशन अगर एक्चुअल मीन से लेते हो तो वो वाला फॉर्मूला सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला कहलाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द यूज ऑफ मोमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स की एग्जैक्टली इन फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मोमेंट्स का क्या यूज है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी शेप को डिस्क्राइब करते हैं। सो मैंने आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है। इसके अलावा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें एक तरफ का एरिया ज़्यादा होता है। तो यही जो स्क्यूनेस है उसके बारे में हमें मोमेंट से पता लगता है कि हमारे पास जो डाटा है उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है या जो भी हम जो है प्लॉट करेंगे वो जो हमारे पास कर्व आएगा वो स्क्यूड कर्व होगा या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला बेल शेप्ड कर्व होगा। सो शेप के बारे में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें मोमेंट से पता चलता है। सो देयर आर 4 मोमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं वो चीज बाद में, पहले फॉर्मूलाज एक बार देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये अरिथमेटिक मीन है का फॉर्मूला है। तो अरिथमेटिक मीन मीन समेशन डिवाइडेड बाय एन, और हमें डेविएशंस लेनी है। डेविएशंस का अरिथमेटिक मीन है ये। सो डेविएशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, और यहाँ पे पावर लगाओ 1। ये हम एक्चुअल मीन से डेविएशन वाले फॉर्मूला हमने लिखे हैं। फिर जो है यहाँ पे f नहीं आएगा, सॉरी। फिर जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ, बस पावर 2 ले ली। फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n, फिर सिग्मा x माइनस एक्स बार और इसका जो है पावर 4 डिवाइडेड बाय n। तो फॉर्मूला सब में सेम है, समेशन कर रहे हैं n से डिवाइड कर रहे हैं, डेविएशन ले रहे हैं एक्चुअल मीन से x माइनस एक्स बार कर रहे हैं। जो चीज चेंज हो रही है वो है पावर ऑफ द डेविएशन, ठीक है, ये पावर ऑफ द डेविएशन है। x माइनस एक्स बार पावर 1, x माइनस एक्स बार पावर 2, x माइनस एक्स बार पावर 3, x माइनस एक्स बार पावर 4, ठीक है। सो इस तरीके से और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो पावर है वो पावर चेंज होती जा रही है।
अब देखिए अगर डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस डाटा होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो इसी फॉर्मूला में जो डेविएशन है उसको हम f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो समेशन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी, डेविएशन लिया x माइनस एक्स बार पावर 1, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका सम टोटल करके n से डिवाइड किया। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में भी सेम फॉर्मूला बस रिपीट करना है सब में, केवल ये जो डेविएशन है इसकी पावर 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4 हो जाएगी। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप इंक्रीजिंग द पावर्स। जब पावर 1 होती है, ठीक है, तो वो फर्स्ट मोमेंट कहलाता है, जब पावर 2 होगी तो वो सेकंड मोमेंट कहलाएगा, जब पावर आप फॉर्मूला में 3 रख दोगे तो वो थर्ड मोमेंट कहलाएगा, और जब पावर आप फॉर्मूला में 4 रख दोगे तो वो फोर्थ मोमेंट कहलाएगा। अच्छा, ये तो हमने डायरेक्टली थ्रू एक्चुअल मीन निकाला है। मैंने आपको बोला था 3 तरीके हैं, आप जो है ओरिजिन से भी निकाल सकते हो डेविएशन, एक्चुअल मीन से भी निकाल सकते हो, अज्यूम्ड मीन से भी निकाल सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर अज्यूम्ड मीन से निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा। तो अज्यूम्ड मीन से निकालें तो सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, इट शुड बी ए नॉट एक्स बार, x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय c लिख सकते हो या h लिख सकते हो, एक ही बात होती है, दैट इज हाइट या विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। सो d डैश इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय c और h, जो अभी तक हम स्टेप डेविएशन मेथड से डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेम वही फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला हमारा जो फाइनल मोमेंट्स का होगा वो क्या होगा, सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू सी। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू जो है सॉल्व किया है, तो डेविएशन निकालते टाइम हमने c या h से डिवाइड किया था, इसीलिए बाद में हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये तो था जब हम पावर 1 ले रहे हैं डेविएशन की, जब हम डेविएशन की पावर 2 लेंगे तब हम मल्टीप्लाई भी c स्क्वायर या h स्क्वायर से करेंगे, जब हम डेविएशन की पावर 3 लेंगे तो मल्टीप्लाई भी हम c क्यूब से करेंगे, और जब हम डेविएशन की पावर 4 लेंगे तो मल्टीप्लाई भी हम c फोर्थ रूट फोर्थ से करेंगे, c की पावर 4 से करेंगे आई मीन। सो ये सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ इतना याद करो क्या करना है, सम्मेशन लेना है। किसका सम्मेशन लेना है, डेविएशन का। डेविएशन 3 तरीके से निकाल सकते हो, ओरिजिन से, एक्चुअल मीन से, अज्यूम्ड मीन से, ठीक है, और जो है डिवाइड कर देना है n से। सो ये अगर फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो जो आपका डेविएशन आएगा उसको आप सिंपली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड कर दोगे। ये आ जाएगा मोमेंट्स का फॉर्मूला। फर्स्ट मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। फर्स्ट मोमेंट पावर 1 लगाओगे डेविएशन की, सेकेंड मोमेंट निकालना है पावर 2 लगाओगे डेविएशन की, थर्ड मोमेंट निकालना है पावर 3 लगाओगे डेविएशन की, और फोर्थ मोमेंट निकालना है तो पावर 4 लगाओगे डेविएशन की। तो ये तो हमने देखा कि एक्स बार वाले फॉर्मूलाज हो गए, मतलब एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया। फिर ये देखा कि हम जो है अज्यूम्ड मीन से भी डेविएशंस ले सकते हैं। ओरिजिन वाला केस नहीं हुआ। अब देखो, अगर ओरिजिन से डेविएशन लें तो फॉर्मूला क्या बनता है। अगर हम ओरिजिन से डेविएशन लेते हैं तो फॉर्मूला पहला बनेगा फर्स्ट मोमेंट का सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया भाई, आप डेविएशन ओरिजिन से 0 से ले रहे हो तो x माइनस 0 करोगे। अब अगर हम x माइनस 0 करेंगे तो वो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा ना सिंपली। सो सिग्मा x पावर 1 डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही सिग्मा x पावर 2 डिवाइडेड बाय n, देन सिग्मा x क्यूब डिवाइडेड बाय n एंड सिग्मा x पावर 4 डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला उस केस में बनेगा जब हम डेविएशन किससे ले रहे हैं, ओरिजिन से ले रहे हैं, क्योंकि माइनस करोगे 0 तो ओरिजिनल x वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो पावर 1, सेकंड निकालना है तो पावर 2, थर्ड निकालना है तो पावर 3 और फोर्थ निकालना है तो पावर 4। अगर फ्रीक्वेंसी वाली डिस्ट्रीब्यूशन है तो x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे f लग जाएगा। अनदर थिंग नाउ, रॉ मोमेंट को अलग तरीके से सिंबलाइज करते हैं, सेंट्रल मोमेंट को अलग तरीके से सिंबलाइज करते हैं। सेंट्रल मोमेंट के सिंबल्स हैं μ1, μ2, μ3, μ4। ठीक है, रॉ मोमेंट के लिए सिंबल हो जाएगा μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। तो रॉ मोमेंट्स के लिए डैश लग जाएगा, सेंट्रल मोमेंट्स में किसी प्रकार का डैश नहीं लगता है। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल मोमेंट्स जब हम डेविएशन मीन वैल्यू से लेते हैं, रॉ मोमेंट्स जब हम ओरिजिन से डेविएशन लेते हैं। इनके बीच के डिफरेंस पता होने जरूरी है आपको। और अब मैं बात करूं अगर सैंपल और पॉपुलेशन की, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सैंपल और पॉपुलेशन
ठीक है, दोनों का वेरिएंस निकालने में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे चाहे आप सैंपल मोमेंट निकालो चाहे पॉपुलेशन के डाटा से मोमेंट निकालिए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल अलग हो जाएगा। जब हम पॉपुलेशन के डाटा से सेंट्रल मोमेंट निकालते हैं या रॉ मोमेंट निकालते हैं तो सिंबल म्यू इस्तेमाल होता है। जब हम सैंपल के डाटा से मोमेंट्स निकालेंगे तो m सिंबल का इस्तेमाल होगा, m1 m2 m3 m4। m1 मींस फर्स्ट मोमेंट और m लिखा हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि सैंपल मोमेंट की बात हो रही है। सो सैंपल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको पहले बोला, पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और जो सैंपल मीन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये हो सकता है कि जब हम सैंपल का फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और जब हम जो है पॉपुलेशन वाला मोमेंट का फॉर्मूला लिखें तो वो हो जाए सिग्मा एक्स माइनस म्यू। भाई एक्स माइनस एक्चुअल मीन ही करना है, तो सैंपल के केस में एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन के केस में म्यू जो है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला ऐसे हो सकता है सिग्मा एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतनी बारीक चीजों को नहीं देखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एक्स माइनस एक्स बार लिखो या एक्स माइनस म्यू लिखो, अनलेस एंड अनटिल किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि हाँ भाई तुम्हें सैंपल मोमेंट पे काम करना है या तुम्हें पॉपुलेशन मोमेंट पे काम करना है, जो कि यूजुअली मेंशन्ड नहीं होता है, तब इतनी बारीकी से चीजों को नहीं देखना है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। सो फॉर क्लैरिटी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट दोनों का सिंबल होता है म्यू। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट म्यू 1, सेकंड मोमेंट म्यू 2, थर्ड वाला म्यू 3, फोर्थ वाला म्यू 4। जब रॉ मोमेंट लिखेंगे तो हम इसमें डैश लगा देंगे, और जब हम सैंपल मोमेंट लिखेंगे तो उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m1 m2 m3 m4। और यही अगर रॉ मोमेंट होते सैंपल के तो ये m1 डैश m2 डैश इस तरीके से हो जाता। सो रिप्रेजेंटेशन का बस तरीका अलग है। बाकी रॉ मोमेंट के केस में आपको क्या करना है, डेविएशन 0 से लेना है। सेंट्रल मोमेंट के केस में डेविएशन आपको मीन वैल्यू से लेना है। अच्छा, अब देखिए जो फर्स्ट रॉ मोमेंट होता है वो और कुछ नहीं बल्कि मीन होता है। इट डिस्क्राइब सेंट्रल वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। ये देखो फर्स्ट रॉ मोमेंट का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स की पावर क्या है 1, तो एक्स की पावर 1 है तो मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन ही हो गया ना सिंपली। सो यानी कि जो फर्स्ट रॉ मोमेंट है वो क्या है, मीन है। क्या फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट भी मीन है? नहीं। सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। सो हमें पता है कि मीन की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0। तो यहां पर जब हम डेविएशंस एक्चुअल मीन से ले रहे हैं तो सम टोटल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। First central moment would be 0 and first raw moment would be mean value sigma x divided by n। ये क्या है, मीन की तो वैल्यू है। सो पहला रॉ मोमेंट क्या होगा, मीन होगा। पहला सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए अब हमें बात करनी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मोमेंट की। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं उन्हीं के थ्रू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्क्यूनेस वगैरह को डिस्क्राइब किया जाता है। सो अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मोमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकेंड मोमेंट, यहाँ पे सेकेंड मोमेंट का मतलब है सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट जो है वो वेरिएंस को डिस्क्राइब करता है। देखिए फॉर्मूला देखो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। कुछ याद आया लास्ट लेक्चर में, ये किस चीज का फॉर्मूला था, ये वेरिएंस का फॉर्मूला था। सो सेकेंड मोमेंट और कुछ नहीं बल्कि वेरिएंस है। और वेरिएंस क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्पर्जन डिस्क्राइब करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि जो वैल्यूज है डाटा सेट में उनमें वेरिएबिलिटी कितनी है, स्प्रेड कितना है, कितनी स्कैटर्ड है वो या कितनी क्लस्टर्ड है। अच्छा, थर्ड मोमेंट जब पावर 3 हो, ठीक है, सेंट्रल मोमेंट की बात हो रही है, याद रखना। थर्ड सेंट्रल मोमेंट ये डिस्क्राइब करता है स्क्यूनेस या एसिमेट्री को। मतलब ये बताता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है, या फिर उसमें स्क्यूनेस है, तिरछापन है, एक तरफ का एरिया ज्यादा है। ये हमें पता चलता है जब हम फॉर्मूला में पावर 3 कर देंगे। सो थर्ड मोमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्क्यूनेस। एंड द फोर्थ मोमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है कर्टोसिस को। यानी कि जब हम फॉर्मूला में पावर 4 कर देंगे तब हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू आएगी वो कर्टोसिस को डिस्क्राइब करेगी। कर्टोसिस का डिस्कशन मैं यहाँ स्टार्ट नहीं करूंगी, इसके लिए पूरा नेक्स्ट लेक्चर है अपना। ठीक है,
सो रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाता है कि मोमेंट्स जो है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो पहला मोमेंट मीन को डिस्क्राइब करेगा, सेकंड मोमेंट वेरिएंस को डिस्क्राइब करेगा, थर्ड मोमेंट स्क्यूनेस को डिस्क्राइब करता है और फोर्थ मोमेंट कर्टोसिस को डिस्क्राइब करता है। बस याद रखना, हम सेंट्रल मोमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले मोमेंट के केस में हम रॉ मोमेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला रॉ मोमेंट मीन होगा, फर्स्ट वाला सेंट्रल मोमेंट 0 होगा। बाकी सारे सेकंड थर्ड फोर्थ में ये जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये सेंट्रल मोमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन लगा के देखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो एक इंडिविजुअल सीरीज ली है मैंने, ये आपको एक्स वैल्यूज दे रखी हैं, इनका सम टोटल है 360। ये हमने जो है मीन वैल्यू निकाली, सो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 9, सो 360 बाय 9 दैट इज 40। 40 इज द मीन वैल्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार। सो x माइनस एक्स बार निकालते हैं, 32 माइनस 40 दैट इज -8, 36 माइनस 40 -4, 36 माइनस 40 -4, 37 माइनस 40 -3, 39 माइनस 40 -1, 41 माइनस 41, 45 माइनस 45, 46 माइनस 46, 48 माइनस 8 दैट इज 48 माइनस 40 दैट इज 8। इसका सम टोटल करेंगे x माइनस एक्स बार का, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 0। सो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। सो x माइनस एक्स बार का समेशन पावर 1, यहाँ पे पावर 1 ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाय n करने से कुछ होगा ही नहीं, जब सम टोटल ही 0 आ रहा है तो 0 ही आएगा, यानी कि हमारे μ1 की वैल्यू 0 है। ये हम निकाल रहे हैं सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स हम निकाल रहे हैं। सेंट्रल मोमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये हम सेंट्रल मोमेंट्स निकाल रहे हैं। पहला वाला 0 आ गया, आपके सामने प्रूफ है। फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालते हैं। सो 32 और 40 का गैप दैट इज 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 40 का गैप 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 40 का गैप 4, 4 का स्क्वायर 16, 37 और 40 का गैप 3, 3 का स्क्वायर 9, देन 39 एंड 40 का गैप 1, 1 का स्क्वायर 1, 41 और 40 का डिफरेंस 1 दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 45 और 40 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25, 46 और 40 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36, 48 एंड 40 का डिफरेंस 8, 8 का स्क्वायर 64। ये आ गई x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यूज। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होता तो फिर इसको हम, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल सीरीज ली है तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका सम टोटल किया, ये आया 232, ठीक है। सो हमारा μ2 की वैल्यू क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इज 232 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 9। सो 232 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 25.78, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं, बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, तो मार्क्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, सेकंड मोमेंट है, हम x माइनस एक्स बार का भी क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो याद रखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर यूनिट्स लगाते हुए चल रहे हैं मोमेंट में। फिर देखिए, x माइनस एक्स बार का क्यूब लेंगे, ऐसे ही x माइनस एक्स बार की पावर 4 लेंगे। अब मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली x वैल्यू माइनस एक्स बार की वैल्यू, उसका क्यूब ले लेना है। फर्क ये है, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, लेकिन जब हम क्यूब कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 32 माइनस 40 इज -8, -8 का क्यूब -512 होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जब तक हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी है किसी भी चीज का स्क्वायर करो तो, लेकिन क्यूब के केस में ऐसा नहीं होगा। सो देखिए, इस तरीके से जो है फिर हम इसका सम टोटल करेंगे तो ये आएगा 186। तो μ3 थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का क्यूब दैट इज 186 डिवाइडेड बाय n दैट इज 9। ये आ गया 20.67 मार्क्स का क्यूब। ऐसे ही x माइनस एक्स बार पावर 4 निकालेंगे, तो x माइनस एक्स बार पावर 4 का सम टोटल आया वैल्यूज का 10708, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज 9, ये आ गया हमारा फोर्थ मोमेंट विच इज 1189.78 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्यूनेस निकालना नहीं सिखा रही हूँ, अभी मैं आपको मोमेंट्स का यूज कहाँ पे होगा वो नहीं सिखा रही हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया है, मोमेंट्स निकालना, कि मोमेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरीके से निकाला जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता तो ये जो वैल्यूज है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इनको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते और फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता बाकी का। सो इस तरीके से हम मोमेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स की। देखो, चाहो तो डायरेक्टली रॉ मोमेंट्स भी निकाल सकते हो। सेंट्रल मोमेंट्स में हम x माइनस एक्स बार करते हैं, यानी कि एक्चुअल मीन वैल्यू से डेविएशन लेते हैं। रॉ मोमेंट्स के केस में हम क्या करते हैं, x माइनस जीरो, ओरिजिन से डेविएशन लेते, तो यानी कि एक्चुअल में हम x वैल्यूज ही यूज करते। तो उस केस में रॉ मोमेंट फर्स्ट वाला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सेकेंड वाला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, थर्ड वाला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स क्यूब अपॉन एन, एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको सेंट्रल मोमेंट्स या रॉ मोमेंट्स में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो, तो आप दूसरे की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया गया है। खाली म्यू जीरो, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ये क्या है, ये सेंट्रल मोमेंट्स है। और जब डैश लग जाता है तो डैश वाले क्या हैं, वो रॉ मोमेंट्स है। ये याद रखिएगा, नहीं तो आप फॉर्मूला को मिसरीड कर लेंगे। सो म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर तो हमने पढ़ा था। अब ये म्यू जीरो कहाँ से आ गया? म्यू जीरो भी होता है क्या? बिल्कुल, पावर जीरो रख दो तो म्यू जीरो, पावर वन रख दोगे तो म्यू वन हो जाएगा। पावर का खेल है सारा इसमें। सो म्यू जीरो वन के बराबर कैसे होता है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। एक्स वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। और लेट्स से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर लेट्स से हम निकालते हैं, पहले रॉ मोमेंट का केस लेके देखते हैं। सो रॉ मोमेंट निकाल रहे हैं, तो डेविएशन क्या होगी, x माइनस जीरो। सो 2 माइनस जीरो 2, 4 माइनस जीरो 4, 6 माइनस जीरो 6, 8 माइनस जीरो 8, ठीक है। और पावर कितनी रखनी है, क्योंकि जीरो मोमेंट निकाल रहे हैं, म्यू जीरो या म्यू डैश जीरो, यहाँ पे हम म्यू डैश जीरो निकाल रहे हैं फिलहाल, तो पावर हमको जीरो रखनी है। तो x माइनस जीरो, ओरिजिन से डेविएशन लिया और इसकी पावर हमको क्या रखनी है, इसकी पावर हमको जीरो रखनी है, ठीक है। सो यानी कि 2 की पावर 0, 4 की पावर 0, 6 की पावर 0, 8 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो पूरा का पूरा 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सम टोटल क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सो सिग्मा म्यू डैश 0 इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस 0। ओरिजिन से लेना था डेविएशन क्योंकि रॉ मोमेंट निकाल रहे हैं, पावर 0 क्योंकि 0 मोमेंट निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय n। सो ये कितना आया, सम टोटल 4 आया, 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 4, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये आपका रॉ मोमेंट इज इक्वल टू 1 निकल के आया। अच्छा, ऐसे ही सेंट्रल मोमेंट का भी निकाल के दिखाती हूँ। ये तो था रॉ मोमेंट। अब सेंट्रल मोमेंट के लिए निकालते हैं। सो सेंट्रल मोमेंट दैट इज म्यू जीरो निकालते हैं। आइटम्स ले लेते हैं 2, 4, वही 2, 4, 6, 8। ये बेचारा अपना सबसे ज़्यादा काम आता है सीरीज कुछ भी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें डेविएशन लेना है एक्स बार से, तो सबसे पहले एक्स बार निकालो। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। सो हमारी मीन वैल्यू आ गई 5। डेविएशन इसमें लेना होता है मीन वैल्यू से। सो एक्स माइनस एक्स बार, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए है, पावर होनी चाहिए है 0, क्योंकि हम 0 मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर। सो पावर शुड बी 0। अब हम जो है x माइनस एक्स बार अगर करें तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आएगा, -3, 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3। लेकिन क्योंकि इनकी सबकी पावर करनी है अपने को 0, तो वही बात है, किसी भी चीज की पावर 0 कर दो दैट वुड कम इक्वल टू 1। सम टोटल कितना हुआ 4, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा अपना सेंट्रल मोमेंट का, म्यू जीरो का, सिग्मा x माइनस एक्स बार, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेने हैं, पावर 0 डिवाइडेड बाय n। तो ये कितना आया, सम टोटल 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 4, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। ये देखो, सो जीरो सेंट्रल मोमेंट, जीरोथ सेंट्रल मोमेंट भी हमारा क्या आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो है फ्रीक्वेंसी वाला केस लें तो लेके देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला केस भी लेके देखते हैं, चलो। लेट्स से
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस था, अपने को फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। सो फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स निकालेंगे। सो 2 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18 एंड 8 4 ज़ा 32। ठीक है, देन इसका सम टोटल करते हैं। सो 32 एंड 8 दैट इज़ 40, 40 और ये 20 दैट इज़ 60। तो ये आएगा अपना मीन वैल्यू इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। सो अपनी मीन वैल्यू आ गई 6। अब निकालते हैं x माइनस एक्स बार पावर 0। अब इतना सोच लो कि आपको एक्चुअल में x माइनस एक्स बार निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। पावर 0 लग जाएगी तो वो इक्वल टू 1 ही आएगा। तो चाहे कितना भी डिफरेंस आए, कुछ भी आए, पावर 0 लग गई तो वो 1 ही बचेगा, 1 ही रहेगा। फिर जो है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर 0। सो 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 4 इंटू 1 इज़ 4। सो इसका सम टोटल कितना आया 10। अब देखो फ्रीक्वेंसी वाले केस में सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 0 कितना सम टोटल आया 10। सो दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है अपना, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में भी हेंस प्रूव्ड इट वुड बी इक्वल टू 1। तो जो अपना जीरो मोमेंट आएगा, चाहे वो रॉ मोमेंट हो चाहे वो सेंट्रल मोमेंट हो, सारा मैंने केस आपको प्रूव करके दिखा दिया, इट वुड बी इक्वल टू 1। So now I am erasing this. फिर नेक्स्ट थिंग, μ1 इज इक्वल टू 0। μ1 है, ये सेंट्रल मोमेंट्स लिखे हुए हैं। सो μ1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 डिवाइडेड बाय n। सो ये क्या है, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। ये मीन की प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी थी। सो इसी के लिए μ1 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए नेक्स्ट वाला देखो μ2। अब μ2 इज इक्वल टू लिखा है μ2 डैश, डैश मतलब रॉ मोमेंट की बात आ गई, ठीक है। सो रॉ मोमेंट में ओरिजिन से जो है हम क्या कहते हैं, वो लेते हैं डेविएशन, तो यानी कि डायरेक्ट एक्स वैल्यूज के फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ2 है तो मतलब पावर 2 होनी चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने x माइनस एक्स बार नहीं लिखा क्योंकि रॉ मोमेंट है, डैश लगा हुआ है, रॉ मोमेंट है। रॉ मोमेंट में डेविएशन 0 से लेते हैं तो ये होगा x माइनस 0, और जब x माइनस 0 करेंगे तो x वैल्यूज ही बचेंगी हर केस में। तो ये सिंपली सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, माइनस μ1 डैश, ठीक है। सो μ1 डैश होगा सिग्मा एक्स अपॉन n, ठीक है। और इसका पूरे का स्क्वायर, ये देखो इसका स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। दोबारा से फॉर्मूला रीड करो, μ2 कितना होता है, रॉ मोमेंट की बात हो रही है। सो रॉ मोमेंट μ2 वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन होगा, माइनस μ1 सिग्मा एक्स अपॉन एन होगा, और इस पूरे का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आप कुछ याद आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है, लास्ट वाला लेक्चर याद करो, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो। एक फॉर्मूला ये था वेरिएंस का, तो ये अपने आप देखो क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। और सेंट्रल मोमेंट का अगर हम μ2 लिखें तो वो क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। भाई सेंट्रल मोमेंट के केस में हम डेविएशन किससे लेते हैं, डेविएशन हम एक्चुअल मीन से लेते हैं, और μ2 है तो पावर 2 डिवाइडेड बाय n। तो ये भी तो वेरिएंस का फॉर्मूला है, यानी कि कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। रॉ सेंट्रल मोमेंट वाले केस में जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होता है वो वेरिएंस होता है, ठीक है। और उसको जो है इस तरीके से रॉ मोमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। इसके आगे जो फॉर्मूला है μ3 और μ4 के लिए,
उसको मैं पूरा यहाँ पे जो है सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इट वुड बी वेरी लेंदी और उसमें बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ लगेंगी. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वो डायरेक्टली प्रूव नहीं होगा. और इंटीग्रेशन वगैरह जो है उसके लिए पहले मतलब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा. आफ्टर दैट आई कैन प्रूव दैट. सो उसको मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ इसीलिए यहाँ पे. सो बेसिकली ये वो फॉर्मूलाज है जिनके थ्रू आप, अगर आपको रॉ मोमेंट दे रखा हो तो सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं. ठीक है. सो ये रॉ मोमेंट की वैल्यूज याद रखना, जो डैश लगा हुआ होता है वो रॉ मोमेंट की वैल्यूज होती हैं. अगर ये दे रखी हो आपको तो आप इससे जो है सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा. तो अब देखिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, पहले दो मोमेंट्स की बात हो रही है बट इसमें लिखा हुआ है अबाउट द वैल्यू 5 ऑफ द वेरिएबल. मतलब ये कि ओरिजिन से जो है नहीं लिया गया है डेविएशन और एक्चुअल मीन वैल्यू से भी डेविएशन नहीं लिया गया है. एक रैंडम प्रोविजनल मीन 5 लिया गया है. अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिए गए हैं और वो अज्यूम्ड मीन वैल्यू आपको 5 दे रखी है. द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, यानी कि अबाउट द अज्यूम्ड मीन 5. अगर ये लिखते अबाउट द ओरिजिन तो मतलब डेविएशन 0 से लिया होता. अगर ये लिखते अबाउट द एक्चुअल मीन तो मतलब एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया होता. बट यहाँ लिख रहे हैं अबाउट द वैल्यू 5, किसी एक रैंडम नंबर 5 से लिया, मतलब अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया है. सो अज्यूम्ड मीन इज 5. आर 2 and 20, तो फर्स्ट टू मोमेंट्स है 2 and 20, दिस 2 and 20. और क्योंकि इन्होंने क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि हम अज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल किया, एक्चुअल मीन का इस्तेमाल नहीं किया है. जब तक एक्चुअल मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता डेविएशंस लेने के लिए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सेंट्रल मोमेंट की वैल्यू है. सेंट्रल मोमेंट सिर्फ और सिर्फ तब कहलाता है जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं. तो इसका मतलब ये जो दो मोमेंट हमको दे रखे हैं 2 और 20, ये रॉ मोमेंट्स ही होंगे. देखो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हमें बहुत क्लियर रहना है कि रॉ मोमेंट्स में हम डेविएशन 0 से लेते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स में हम डेविएशन एक्चुअल मीन वैल्यू से लेते हैं. अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर यहाँ पे जब अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया गया है तो मैं उसको रॉ मोमेंट क्यों मान रही हूँ 2 और 20 को. क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, स्पेशली द शॉर्ट क्वेश्चंस, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके उसी लिमिटेड डाटा के साथ हमको सॉल्व करना होता है. सो ऑन दैट बेसिस मैं ऐसा कर रही हूँ. सो अज्यूम्ड मीन 5 और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पहले जो दो मोमेंट दे रखे हैं वो क्या है, रॉ मोमेंट्स हैं. क्योंकि एक्चुअल मीन से डेविएशन नहीं लिया गया तो मैं इसको सेंट्रल मोमेंट नहीं मानूंगी. सो फर्स्ट रॉ मोमेंट इज 2, सेकेंड रॉ मोमेंट इज 20. ये हमें दे रखा है. हमें फाइंड आउट करना है मीन एंड द वेरियंस. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू 1 डैश प्लस ए. ऐसे कैसे लिख दिया. अब याद करिए जरा आप शॉर्टकट फॉर्मूला. ठीक है, मीन निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. और अगर फ्रीक्वेंसी वाला केस नहीं हो तो एफ हटा दो, खाली सिग्मा डी अपॉन एन हो जाएगा. ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं किया. एक्स बार ए यानी कि अज्यूम्ड मीन विच इज 5, तो ये आ गया 5. अब यहाँ पर म्यू 1 डैश कैसे आया है, ये देखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू 1 डैश. पहले रॉ मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन. पहले रॉ मोमेंट का फॉर्मूला यही होता है तब जब हम ओरिजिन से डेविएशन ले. और अगर यही डेविएशन हमने अज्यूम्ड मीन से लिया होता तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, सिग्मा डी अपॉन एन हो जाता सिंपली. अगर यहाँ पर ओरिजिन से नहीं बल्कि हमने डेविएशन लिया होता अज्यूम्ड मीन से, ठीक है, तो ये सिग्मा डी अपॉन एन हो जाता हमारा. या फिर ऐसे लिख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एन. यही तो होता है डेविएशन. डेविएशन में हम एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन ही तो करते हैं. तो सिग्मा एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय एन. वैसे तो ओरिजिन से लेते हैं तो ऐसे लिखा हुआ था, अज्यूम्ड मीन से लेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा. और इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डी, डेविएशन सिग्मा डी अपॉन एन. फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी वाला केस होगा तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. म्यू डैश के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि म्यू डैश 1 का ही फॉर्मूला हो गया. सो म्यू डैश 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 2. सो एक्स बार इज इक्वल टू 2 प्लस 5 दैट इज 7. तो एक्चुअल मीन वैल्यू आ गई हमारी 7. अब जो है वेरिएंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ये देखो वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा. जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है वही तो वेरिएंस होता है. सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज वेरिएंस. सो दिस इज इक्वल टू म्यू 2 डैश.
सो म्यू टू डैश हमें दे रखा है 20, सो म्यू टू डैश 20 माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, सो म्यू वन डैश इज 2 का स्क्वायर, सो 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16, ये वेरिएंस की वैल्यू आ गई 16। तो ये जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को लगाना है। हालांकि ये हाई लेवल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ कि इतना हाई लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले भी पढ़ा, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच बोथ साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड्स आर इक्वल। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों सेंटर में लाई करते हैं और तीनों बराबर होते हैं। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही प्रूव कर चुकी हूँ। ठीक है, और किस तरीके से इसी बात को लिखा जा सकता है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच टू टेल्स आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, ये और ये जो टेल्स हैं इनके बीच का जो गैप हो दोनों तरफ वो बराबर हो, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर देखिए इसके पास वाले जो दे रखे हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें देखो राइट हैंड साइड का डाटा ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाली जो है नेगेटिवली स्क्यूड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो ये लेफ्ट और नेगेटिवली स्क्यूड एक ही बात है, राइट और पॉजिटिवली स्क्यूड होना एक ही बात है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर डायरेक्टली हमें पता लगाना हो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि मीन, मीडियन, मोड कहाँ लाया करता है, तो कैसे पता लगाएंगे? जो टॉप मोस्ट पीक है वो मोड वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे एरिया को, ठीक है, जिस पॉइंट पे बीच से काटा जा रहा है वो मीडियन का पॉइंट होगा, दिस। और मीन क्या है? मीन जो है वो इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, मीन की ये प्रॉपर्टी थी कि इट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, सेंसिटिव टू आउटलायर्स, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो जिस तरफ की वैल्यूज ज्यादा होंगी, ठीक है, उस तरफ ही मीन वैल्यू भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ की वैल्यूज अगर ज्यादा है तो मीन भी इधर ही कहीं आएगा, ठीक है। और इसमें देखो मोड कहाँ पे, जो पीक वाला पॉइंट है वो मोड, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसके जहां से दो हिस्से हो रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वो मीडियन का पॉइंट कहलाएगा। और मीन जिस तरफ की वैल्यूज ज्यादा है, या कह लीजिए जिस तरफ की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मीन उस तरफ लाए करेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मीन इधर लाए करेगा, इसमें राइट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू ज्यादा थी तो मीन जो है इधर लाए करेगा, क्योंकि मीन जो है इट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। स्क्यूनेस कहीं ना कहीं हमको आउटलायर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ये स्क्यूड कर्व है तो कहीं ना कहीं ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राइट हैंड साइड की जो एक्सट्रीम हाई वैल्यूज हैं वो ज़्यादा है। ये जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सट्रीम लो वैल्यूज होंगी वो ज़्यादा है। सो स्क्यूनेस हमको आउटलायर्स के बारे में भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देता है। और मीन की वैल्यू उस तरफ खिंचेगी जिस तरफ डाटा ज़्यादा क्लस्टर्ड होगा, जिस तरफ जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वैल्यूज़ की। फिर देखिए इन मोड, अच्छा हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था मीन माइनस मोड, हमने जो है मीन वाले चैप्टर में याद करो मीन, मीडियन, मोड तीनों को लिंक किया था, ये फॉर्मूला पढ़ा था मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, या इसी को अगर हम कन्वर्ट करके इक्वेशन को लिखें तो ये बनेगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। बट ये फॉर्मूला का बेस क्या है? वो फॉर्मूला का बेस ये है, देखिए, इन मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बीच वाली इज परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखना मैं यहाँ बात कर रही हूँ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है बट हाँ काफी हद तक सिमेट्रिकल है। द इंटरवल बिटवीन मीन एंड द मीडियन, तो देखते जाइए, द इंटरवल बिटवीन मीन एंड द मीडियन, यानी कि मीन और मीडियन के बीच का जो गैप है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/3 of the interval, 1/3 of the interval between the mean and mode, 1/3 of the interval between the mean and mode, ठीक है। and it is this relationship which provides a means of measuring the degree of skewness। इस relationship से हमें पता चलता है कि किस हद तक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है। कैसे समझते हैं? अच्छा पहली बात तो ये देखो, ये फॉर्मूला यही वाली चीज़ है, ये 3 इधर लिखा हुआ है, अगर मैं इधर से 3 हटा दूं और इधर ले आऊंगी तो ये 1/3 हो जाएगा। तो सेम चीज़ हो गई कि 1/3 ऑफ मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, सेम रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब हम इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों है।
अब मैं आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाती हूँ उसके लिए कि किस बेस पे ये बात बोली जा सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, मीन और मोड के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और, पहले उससे पहले ये भी बेसिक समझो कि वाई मीन एंड मोड के बीच का गैप, इसलिए मीन एंड मोड के बीच के गैप की बात इसलिए हो रही है, मोड जो है वो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, वो मोड का पॉइंट है। मीन उस तरफ होगा जिस तरफ सारी वैल्यूज क्लस्टर करेंगी, जिस तरफ की वैल्यूज ज्यादा होंगी। तो अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो देखो मेरा मीन भी बीच में आएगा, तो मुझे पता चलेगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब मेरी मीन की वैल्यू मोड के और मीडियन के बराबर नहीं है, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है। मेरा मीन जो है राइट हैंड साइड की ओर टिल्ट हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड की ओर टिल्ट हो रहा है, एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि डाटा में जो है स्क्यूनेस है। तो यहां पर एक काम करते हैं, बिटवीन द मीन एंड द 1/3 ऑफ द इंटरवल बिटवीन मीन एंड मोड। अब मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, मैं थोड़ा कम स्क्यूड बनाऊंगी क्योंकि बात हो रही है मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी लाइक दिस। ये बिल्कुल ही यहाँ से ऐसे स्क्यूड हो गया था, मैंने थोड़ा सा कम स्क्यूड बनाया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं बनाया है। सो ये होगा हमारा मोड का पॉइंट, दिस वुड बी मोड, ठीक है। और ये इस साइड हमारा मीन होगा क्योंकि वैल्यूज जो है वो क्लस्टर्ड है। Just a second, the interval between the mean and the median, so we have to show between the mean and the median is 1/3 of the interval, ठीक है, median would lie here। और इसके लिए मुझे कर्व की थोड़ी सी शेप चेंज करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि जो मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉडरेटली मींस जिसमें जो है बहुत ज़्यादा एसिमेट्री नहीं है, परफेक्टली सिमेट्रिकल भी नहीं है, दोनों तरफ का एरिया बराबर नहीं है, एक तरफ का एरिया ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। सो मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, द इंटरवल बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये देखो ये है गैप अपने मीन और मीडियन के बीच में, दिस इज द गैप बिटवीन मीन एंड मीडियन, ठीक है, इज 1/3 ऑफ द इंटरवल बिटवीन मीन एंड मोड। ये है मीन और मोड के बीच का गैप, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा मीन और मोड के बीच का गैप है। मोड जहाँ पे पीक है, मीन जिस तरफ वैल्यूज ज़्यादा है और मीडियन इन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। सो मीन और मोड के बीच का जो गैप है, ठीक है, और मीन और मीडियन के बीच का जो गैप है उसको कंपेयर करना है। सो मीन और मीडियन के बीच का जो गैप है वो मीन और मोड के गैप का 1/3 होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया कितना ज़्यादा है और ये जो छोटा वाला एरिया ना, ये इसका 1/3 है। सो मीन और मीडियन के बीच में जो गैप है वो मीन और मोड के गैप का 1/3 होगा। इस वाले केस में जो बहुत ज़्यादा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखो ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें ये जो पूरा मीन और मोड के बीच का गैप है, ठीक है, मीन और मीडियन के बीच का गैप इसका 1/3 नहीं है, उससे ज़्यादा है। अगर यही मैं इसका स्क्यूनेस थोड़ा कम कर दूँ, अगर मैं ऐसे कर देती लाइक दिस, ऐसे कर देती, स्क्यूनेस थोड़ा कम हो जाता है, ये बिल्कुल ही ऐसे स्क्यू हो गया। अगर मैं इसका स्क्यूनेस थोड़ा सा कम कर देती, ठीक है, तो मेरे मीन की वैल्यू यहाँ पर आ जाती लाइक दिस। फिर आप देख सकते हैं कि मोड और मीन के बीच का जो गैप होता, ठीक है, वो मीडियन और मीन के गैप से अगर हम कंपेयर करते, सो मीडियन और मीन के गैप का मीडियन
और मीन का गैप जो है वो 1/3 होता मोड और मीन के गैप से। इसके लिए मैं एक पहले या तो ब्लैंक स्लाइड लेके आपको जो है बड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा, छोटे छोटे में ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है। सो लेट्स डू वन थिंग, इस स्लाइड का बाकी सब चीज़ें तो एक्सप्लेन हो गई है, मैं आपको ब्लैंक पे बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतने छोटे में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ड्रॉ करना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, बट नेक्स्ट स्लाइड भी ब्लैंक नहीं रखी हुई है मैंने, कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं। यहीं पे जगह निकाल के ड्रॉ करना पड़ेगा, हाउ टू, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड भी ब्लैंक नहीं है। कोई बात नहीं, बट इस बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं सो दैट थिंग्स कैन बी मोर क्लियर। लेट्स मेक इट बिग। तो अब आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड भी नहीं है लेकिन परफेक्टली सिमेट्रिकल भी नहीं है। जो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है वो अपना मोड होगा, और इसको थोड़ा सा और, टू ड्रॉ इट परफेक्टली वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, सो दैट एरिया का हाफ हमारे अकॉर्डिंग आए। फाइन, सो दिस इज द मोड, ठीक है। देन वेयर वुड द मीडियन लाई, ये पूरा एरिया हो गया तो इसका हाफ करीब करीब मान लो इधर कहीं होगा। सो दिस वुड बी द मीडियन। आई होप यू कैन सी, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है इसलिए ये मोड है, और ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक दिस, ये जो पूरा एरिया है इसका मिड पॉइंट समवेयर हेयर होगा, इसीलिए मीडियन को यहाँ प्लॉट कर रही हूँ मैं। सो ये हमारा मीडियन है, और मोड जो होगा, सॉरी मीन जो होगा, जिस तरफ वैल्यूज ज़्यादा है मीन हमारा उस तरफ होगा। तो हल्का सा, क्योंकि राइट स्क्यूनेस है तो मीन हमारा इस तरफ होगा। लेट मी चेंज द कलर टू बी मोर क्लियर। अब परफेक्टली बना है, दिस इज मीन, नाउ इट इज परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं, देखो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो मैंने बनाई है ये परफेक्टली सिमेट्रिकल भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्यूड भी नहीं है। ये केस है मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इस केस में आप देख सकते हैं जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा मोड है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये पूरा एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट पे ये हमारा मीडियन है, और मीन जो है इस तरफ होगा क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो राइट हैंड साइड की ओर ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों डायग्राम्स में फ़र्क देखो, इसमें मीन बहुत ज़्यादा टेल की तरफ आया है। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़, आउटलायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस केस में मीन जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं आया है, बिल्कुल टेल की तरफ नहीं आया है, क्योंकि स्क्यूनेस है, आउटलायर्स हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यूज ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं है, इसीलिए मीन यहाँ पे आया है। और अब आप देख सकते हैं इस केस में हमारा ये जो मोड है और हमारा ये जो मीन है, द पिंक लाइन, दिस इज मीन, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है बिटवीन द मोड एंड द मीन, इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, और ये जो हमारा मीन और मीडियन है इसके बीच का जो गैप है, इन दोनों चीज़ों को हमको कंपेयर करना है। अब आप देख सकते हैं ये मीन और मीडियन के बीच का जो गैप है ये 1/3 है मीन और मोड के गैप का। ये देखो, दिस एरिया इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दिस एरिया। सो ये है परफेक्टली सिमेट्रिकल, ये है स्क्यूड, और ये है बीच का डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मॉडरेटली सिमेट्रिकल। दोनों डायग्राम्स में, इन दोनों में डिफरेंस को कंपेयर करके देखो, इसमें मीन बिल्कुल ही इधर की ओर आया है क्योंकि इधर ही सारी वैल्यूज़ क्लस्टर कर रही हैं। ये स्क्यूड है, बट क्योंकि हल्का स्क्यूनेस है तो मीन बहुत ज़्यादा इधर की ओर नहीं जाएगा, इसीलिए मीन और मीडियन के बीच का जो गैप है वो कम है। इसमें देखो मीन और मीडियन के जो गैप के बीच का जो गैप था वो ज़्यादा था, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस केस में अप्लाई नहीं हो रही थी, इस केस में अप्लाई
अप्लाई होगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो स्पेसिफिकली बोला जाता है कि वो मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अप्लाई होता है। तो या तो अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मोड को बराबर कर दो, और अगर बोला गया हो कि मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्लाइटली स्क्यूड है तो फिर जो है हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसी भी दो की वैल्यू हमको पता होगी तो बाकी तीसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऑल्दो आई डू नॉट हैव अ स्केल हेयर, ठीक है, तो एंड ऑब्वियसली पूरा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा लेके अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें ड्रॉ होंगी, जैसे स्टार्टिंग में आपको मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया था, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई गेस आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इन दोनों में आपको क्लैरिटी नज़र आ रही होगी कि ये वाला ज़्यादा स्क्यूड था तो इसमें गैप भी ज़्यादा है मीन और मीडियन का, मीन काफ़ी हद तक टेल्स की ओर है। ये वाला कम स्क्यूड था तो मीन जो है वो थोड़ा सा इधर की ओर होगा, मिड पॉइंट की तरफ, वो बहुत ज़्यादा टेल की तरफ नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ उधर क्लस्टर नहीं कर रही हैं इस केस में, तभी मीन और मीडियन के बीच का गैप कंपैरेटिवली कम है। और मीन और मीडियन के बीच का यहाँ पर ये जो गैप है, ये मीन और मोड के बीच का जो गैप है उसका 1/3 है, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो मोड ज़्यादा होगा या मीन ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए, ऐसे केस में हाईएस्ट वैल्यू मोड की होगी, मोड ज़्यादा, उससे कम मीडियन और उससे कम मीन। इस वाले केस में पॉजिटिवली स्क्यूड केस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मीन की होगी, ठीक है, फिर उससे कम मीडियन और सबसे कम मोड। तो इस चीज़ को याद रखना है। अब इस चीज़ को याद रख पाना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ भी मत करो, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन बना के देख लो। नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा, पॉजिटिवली स्क्यूड राइट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा, फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट हो वो जो है आपका मोड हो जाएगा। और अगर ये लेफ्ट की ओर स्क्यूड है तो लेफ्ट टेल की ओर मीन होगा, राइट की ओर स्क्यूड है तो राइट टेल की ओर मीन होगा, और मीडियन जो है वो बीच में लाई करेगा, जिस पॉइंट पे दो हिस्सों में ये एरिया डिवाइड हो रहा होगा। सो इस तरीके से अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मोड ज़्यादा है या मीडियन ज़्यादा है या मीन ज़्यादा है। इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एसिमेट्रिकल या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको बना के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप दिस लॉजिक्स आर क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट में हम जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलाज को पढ़ने से पहले एक चीज़ बस आप और देख लीजिए कि मोड और मीन के बीच का जो गैप होता है वो स्क्यूनेस को डिस्क्राइब करता है। जितना ज़्यादा गैप होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं स्क्यूनेस उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा डाटा स्क्यूड होगा एक तरफ की ओर, हमारा मीन उतना ही ज़्यादा टेल्स की ओर जाता जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्क्यूनेस होगा, मीन उतना ही मोड से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बेस बनेगा आगे स्क्यूनेस के फॉर्मूलाज में। तो वो लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि हम फॉर्मूलाज में मीन माइनस मोड क्यों लेंगे। दोबारा समझा रही हूँ, मीन माइनस मोड इसलिए लेंगे क्योंकि मोड तो हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट रहेगा, अपनी जगह पे टिका रहेगा, लेकिन मीन वैल्यू जो है वो सेंसिटिव होती है आउटलायर से। तो अगर राइट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा है, वैल्यूज इधर की ओर क्लस्टर कर रही हैं, तो मीन जो है वो हमारा इस साइड की ओर आएगा। तो इनके बीच का जो गैप होगा वो बताएगा कि स्क्यूनेस कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। और अगर ये और भी ज़्यादा स्क्यूड होता डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और भी ज़्यादा स्क्यूड होता, मतलब और भी ज़्यादा आउटलायर्स होते, और भी ज़्यादा राइट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा होता, तो मीन थोड़ा और इधर हो सकता था। अगर कम स्क्यूड होता तो मीन थोड़ा ऊपर की ओर सेंट्रल वैल्यूज़ की तरफ चला जाता। तो यानी कि मीन और मोड के बीच का जो गैप है वो हमारा बेसिक क्राइटेरिया रहेगा आगे फॉर्मूलाज में स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए। देखो, डायरेक्टली अगर सिर्फ रट लो तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बट इनको अगर समझें, ठीक है, तो आगे के लिए बेस हमेशा क्लियर हो जाएगा। तो समझ के ही पढ़ना बेटर है, भले ही थोड़ा टाइम लगे समझने में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है स्क्यूनेस को स्टडी करते हैं एक बार। सो स्क्यूनेस है क्या? स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब दोनों तरफ के एरिया का बराबर ना होना। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है तो फ्रीक्वेंसीज जो हैं दे विल नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल याद करो जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आपको जो है प्रॉपर क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाया था कि जो मिड पॉइंट है, जो मीन मीडियन मोड वाला मिड पॉइंट है, उसके ऊपर और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल बराबर थी, उनका टोटल बराबर था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ही पॉसिबल है वैसा वाला, बाकी इन केसेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी।
वेरिएंस क्या करता है, हम वेरिएंस के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट स्लाइड तक। तो वेरिएंस हमको अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है कि भाई स्कैटर्डनेस कितना है या स्प्रेड कितना है, वैल्यूज जो है मीन वैल्यू के कितना पास में है और एक दूसरे से भी कितना पास है या दूर है। लेकिन स्क्यूनेस हमको डायरेक्शन देता है वेरिएबिलिटी का कि ठीक है, माना कि वैल्यूज स्कैटर्ड है, स्प्रेड है, लेकिन स्कैटर्डनेस किस तरफ है, अपर वैल्यूज ज्यादा है या लोअर वैल्यूज ज्यादा है, ये चीज हमें जो है स्क्यूनेस से पता चलती है, द डायरेक्शन। More the mean moves away from the mode, the larger the asymmetry और skewness। जितना ज़्यादा मीन जो है मोड से दूर होगा, स्क्यूनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। दोबारा से समझा रही हूँ, लास्ट में भी समझाया है, ये मोड तो अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होगा, लेकिन मीन उस तरफ टिल्ट होता जाएगा जिस तरफ वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, जिस तरफ वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो अभी मीन यहाँ पे आया है, अगर और ज़्यादा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन और भी आगे पहुँच सकता है। तो इसी वजह से मीन और मोड के बीच का जो गैप है वो हमारा बेसिक होगा स्क्यूनेस का पता लगाने के लिए। वो डिस्ट्रीब्यूशंस जो पॉजिटिवली स्क्यूड होती हैं, ठीक है, उनमें राइट हैंड साइड का एरिया ज़्यादा होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का एरिया जिनमें ज़्यादा होता है वो नेगेटिवली स्क्यूड होती हैं। दोनों एक ही बातें हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो बोल लो पॉजिटिवली एंड राइट स्क्यूड, पॉजिटिवली एंड राइट स्क्यूड, या फिर बोल लो नेगेटिवली एंड लेफ्ट स्क्यूड। Moving on to next slide now. Now the measures of skewness, formula study करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर, सिंपली मीन माइनस मोड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीन माइनस मोड के गैप को हमने बेसिस क्यों बनाया। तो सिंपली मीन माइनस मोड जो है वो स्क्यूनेस का मेजर होगा, बट ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। वी कैन नॉट यूज इट फॉर कंपैरिजंस। क्यों? कई बार स्क्यूनेस की सेम वैल्यू होने के कारण भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकल के आ सकते हैं स्मॉल और लार्ज वेरिएशंस के केस में। अगेन आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, दिखाती हूँ मैं यहाँ से। सो लेट्स से एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनाएंगे हम लोग और एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनाएंगे। सो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी ये, ठीक है, और एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी ये। अब हमें क्लियरली दिख रहा है इसमें स्क्यूनेस ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा स्क्यूड है। अब दोनों में हुआ क्या, मोड की वैल्यू तो ये रही और मीन की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे आ रही है। इसमें मीन की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं, और एक चीज़ गड़बड़, इसमें मोड की वैल्यू भी हटानी पड़ेगी यहाँ से। इसमें पहले मोड ड्रॉ करेंगे टू प्रूव आवर पॉइंट। इस तरीके से इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स में लगभग ये मोड है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, और ये मीन है। सो ये मोड, ये मीन, लगभग ये जो गैप है ऑलमोस्ट बराबर है। अब मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत ज़रा सा फ़र्क हो तो प्लीज़ उस पर मत जाइएगा। सो लगभग जो गैप है वो बराबर है। तो यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वही इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, इसका जो मोड है वही इसका मोड है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो बराबर है, मैं ये कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मीन वैल्यू है यहाँ पर 80 और मोड वैल्यू है 60। तो 80 माइनस 60, द गैप इज 20। और यहाँ पे लेट्स से मीन वैल्यू, क्योंकि इस वाले में आप देख सकते हैं स्क्यूनेस ज़्यादा है, राइट हैंड साइड की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मीन ज़्यादा टेल्स की तरफ है। तो लेट्स से मीन वैल्यू यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मोड लेकिन अगर 80 है, तो गैप तो यहाँ पे भी 20 हुआ, गैप तो यहाँ पे भी 20 हुआ। तो यानी कि स्क्यूनेस तो दोनों केसेस में सेम निकल के आ रही है। हालांकि मीन की वैल्यू अलग है, मोड की वैल्यू अलग है, फिर भी जो गैप होता है मीन और मीडियन का वो बहुत सारे केसेस में सेम निकल के आ सकता है। तो उस हिसाब से तो हमें शो होगा कि स्क्यूनेस दोनों केसेस में सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला ज़्यादा स्क्यूड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वाला भी स्क्यूड है लेकिन इसमें वेरिएशन कम है। ये वाला स्क्यूड है, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसमें आउटलायर्स बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे तक जा रही हैं।
सो इसीलिए स्क्यूनेस की वैल्यू सेम होने पे भी उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग होता है फॉर स्मॉल एंड लार्ज वेरिएशंस। दोनों में डिस्ट्रीब्यूशंस में स्क्यूनेस सेम है, स्क्यूनेस की वैल्यू सेम है, बट फिर भी एक में जो है ज़्यादा स्कैटर्डनेस है, ज़्यादा स्प्रेड है, दूसरे में कंपैरेटिवली कम स्प्रेड है। सो इस तरीके के केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इसी वजह से ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड से। सो मीन माइनस मोड जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर था डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तब पता चलेगा जब हम स्क्यूनेस और स्प्रेड को एक साथ स्टडी करेंगे। सो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस व्हिच इज मोस्टली यूज्ड। अगर एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। 0 मीन्स नो एसिमेट्री, बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मीन जो है वो मोड से ज्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव आएगा। भाई फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड, तो मीन की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इट इज लार्जर वैल्यू, मोड की कम है, स्मॉलर वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, तो मतलब राइट स्क्यूनेस है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। और यही अगर जो है मोड की वैल्यू ज्यादा होती तो आंसर नेगेटिव में आता, ठीक है, और अगर माइनस का साइन लग जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्क्यूनेस उतनी ज्यादा होगी। प्लस और माइनस का साइन हमको ये बताएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। फिर देखिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में रहती है, ज्यादातर +2 -1 की रेंज में रहती है फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि जो एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें -3 से लेके +3 तक वैल्यू जा सकती है, बट इन प्रैक्टिस ऐसा कभी कभार होता है। सो वैसे तो रेंज -3 to -3 है, बट इस रेंज में वैल्यूज कभी कभार दी जाती हैं, ये एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस मॉडरेटली स्क्यूड होती हैं, थोड़ा बहुत स्क्यूनेस होता है और उस केस में वैल्यू +-1 के बीच में रहती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू दे रखी है, मोड की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस दे रखा है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। सिंपली हम जो है फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज मीन 7.35 माइनस मोड विच इज 8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का रूट ले लेंगे। सो 1.69 का रूट 1.3, ये आ गया यहाँ पे 1.3। ऑन सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग -0.5। सो माइनस मीन्स नेगेटिवली स्क्यूड है और 0.5 का मतलब मॉडरेटली स्क्यूड है, बहुत ज्यादा स्क्यूनेस नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.64। सो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 13 दे रखी है, मीन 59.2 दे रखा है, मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो स्क्यूनेस की वैल्यू है 0.64, मीन जो है मीन की वैल्यू है 59.2, मोड हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13, सो डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ऑन सॉल्विंग इट मोड इज इक्वल टू 50.88। अब हमें साथ में मीडियन भी फाइंड आउट करना था। सो मोड, मीडियन और मीन के रिलेशनशिप वाली जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सो मोड इज 50.88 is equal to 3 median minus 2 into mean, that is 2 into 59.2. Solving it we are getting it equal to 56.42. So इस तरीके से जो है सॉल्व करना है। ये जो है स्मॉल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चन है इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Now the second and the next one is Boles coefficient of skewness, ठीक है। जो कार्ल पियर्सन का coefficient of skewness था उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that whole of the series is needed। भाई आपको मीन भी चाहिए, मोड भी चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हो, और मीन और मोड की वैल्यू तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो। और कई बार क्या होता है, ओपन एंडेड क्लासेस होती हैं जिसमें जो है फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हम बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल निकालने के लिए, Q1 Q3 निकालने के लिए
ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और लास्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नहीं भी हो तो भी चलेगा भाई। फर्स्ट क्वार्टाइल नीचे के 25% ऑफ द डाटा को इग्नोर कर देता है, थर्ड क्वार्टाइल ऊपर के 25% ऑफ द डाटा को इग्नोर कर देता है। ठीक है, सो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बेसिस पे 25% ऑफ द डाटा को इग्नोर करके भी हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, क्वार्टाइल्स विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। कैसे, ये भी देखिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं अगर, सो ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों यहां बीच में लाए करेंगे। ठीक है, यहां पर Q1 होगा और यहां पर Q3 होगा। ठीक है, और Q3 और ये मीडियन भी कह सकते हो उसको, Q2 भी कह सकते हो। सो Q3 और Q2 के बीच का गैप और Q1 और Q2 के बीच का गैप बराबर होगा। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो क्वार्टाइल्स होते हैं दोज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन से उनका डिस्टेंस बराबर होता है। सो Q2 माइनस Q1 का गैप इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 का गैप। यही चीज बेसिस बनेगी हमारे फॉर्मूला के लिए। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसा नहीं होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक तरफ का गैप ज्यादा होगा। सो स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होगी अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर 0 से कम है तो मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू +1 से -1 की रेंज में ही हो सकती है, ज्यादातर इसी रेंज में होती है। सो नाउ द फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। ये जो डिस्टेंस है ये हमें मेजर करना है। सो Q3 माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q1। अगर हम सिर्फ ये चीज लेते हैं ऊपर वाली तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, खाली अगर हम डिस्टेंस ले, जब हम इसको Q3 माइनस Q1 से डिवाइड कर देंगे तब ये बन जाएगा रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सो देखिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2, ये वाला ब्रैकेट खोल दो तो माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू -2Q2 और ये माइनस माइनस होके प्लस Q1 हो जाएगा। सो Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। सो द वैल्यू ऑफ Q3 60, वैल्यू ऑफ Q1 40, सो 40 प्लस 60 माइनस 2 इंटू Q2 दैट इज माइनस 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40 दैट इज Q3 माइनस Q1। 0 आ रहा है आंसर, इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए यहां पर उसी चीज को मैंने दिखाया है। अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये मीडियन है या कह लीजिए Q2 है, मीडियन कह लो Q2 कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, और क्वार्टाइल जो है वो डाटा को 25% के एरियाज में डिवाइड करता है। ठीक है, सो ये वाला 25% ऑफ द एरिया बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन और ये वाला 25% ऑफ द एरिया बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन, इट शुड बी इक्वल, तब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर देखिए सिमिलरली ऐसा ही हम डिसाइल्स और परसेंटाइल के लिए भी बोल सकते हैं। अगर फर्स्ट और 9th डिसाइल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, कैसे देखो, फर्स्ट डिसाइल के नीचे 10% ऑफ द डाटा, 9th डिसाइल के बाद में 10% ऑफ द डाटा, तो 10% डाटा खत्म हो गया, कितना बचा, 80% डाटा बचा। अब वो 80% डाटा को तुम आधा करो तो 40% होना चाहिए है। सो यानी कि फर्स्ट डिसाइल और मीडियन के बीच में और मीडियन और 9th डिसाइल के बीच में 40% ऑफ द डाटा लाए करेगा, इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हम परसेंटाइल के लिए भी कह सकते हैं, इधर से फर्स्ट परसेंटाइल लो, उधर से 99th, फर्स्ट परसेंटाइल के नीचे 1% डाटा, 99th परसेंटाइल के ऊपर 1% डाटा, सो दोनों तरफ का 1% डाटा हटा दिया। अब बचा हुआ डाटा जो है उसका आधा करो तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए है मीडियन और फर्स्ट परसेंटाइल के बीच में और मीडियन और 99th परसेंटाइल के बीच में। ठीक है, सो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं देयर इज नो एसिमेट्री, कोई भी एसिमेट्री नहीं है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। और इसी बेसिस पे जो है केली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बना हुआ है। अगेन खाली ऊपर वाला लो,
खाली जो है गैप लो, डिस्टेंस लो, तो वो एब्सोल्यूट मेजर कहलाएगा। जब हम नीचे डिवाइड भी करते हैं स्टैंडर्ड मेजर से, तब जाके वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बनता है, विच इज अ रिलेटिव मेजर विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजंस एंड विच इज अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। सो केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस परसेंटाइल पे अगर बेस्ड हो तो देखो 99th और फर्स्ट परसेंटाइल का भी ले सकते थे केस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 90th और 50th परसेंटाइल का केस भी ले सकते हैं, दोनों चीजें चलेंगी। हालांकि जो केली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो 90th और 50th परसेंटाइल पर बेस्ड है, ठीक है। सो 90th परसेंटाइल और 10th परसेंटाइल, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो 10th परसेंटाइल के नीचे 10% ऑफ द डाटा, 90th परसेंटाइल, इसको मैं एक बारी ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इफ इट इज़ लाइक दिस and this is the median point and you are taking the 10th percentile, तो 10th percentile के नीचे 10% of the data खत्म, 90th percentile के ऊपर 10% of the data खत्म, अब बाकी का जो बचा हुआ है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए है मीडियन से, बस इतना सा लॉजिक है हर फॉर्मूला में। सो P90 माइनस P50, ये 50th परसेंटाइल, देखो 50th परसेंटाइल मीडियन के बराबर होता है, डाटा को आधे में बांटता है। सो दिस इज द 50th परसेंटाइल, दिस इज द 90th परसेंटाइल and this is the 10th percentile. So P90 minus P50 and इधर से P50 minus P10, ठीक है। सो P90 minus P50 minus P50 minus P10, ये गैप्स देखने हैं कि ये गैप्स बराबर होने चाहिए, डिवाइडेड बाय P90 minus P10। ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा माइनस P50 माइनस 2P50 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस P10। सो P90 माइनस 2P50 प्लस P10 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है P90 एंड P10, P90 माइनस P50, सो P90 माइनस P50 लेट्स से x है, ठीक है। और अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो P50 और P10 भी P50 और P10 के बीच का गैप भी कितना होगा, x होगा। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स अगर 0 आया तो मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी लॉजिक के बेस पे यहाँ माइनस का साइन लगा और फॉर्मूला बना है। हम गैप देख रहे हैं, P90 और P50 के बीच का गैप लेट्स से x, P50 और P10 के बीच का गैप लेट्स से x। अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये दोनों गैप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को माइनस करके देख लो, अगर इन दोनों को माइनस करके 0 आता है मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 नहीं आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10, ब्रैकेट खोला, फॉर्मूला ये बना। ऐसे ही परसेंटाइल की जगह डिसाइल्स का केस ले सकते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई होगा, फॉर्मूला हो जाएगा D9 माइनस 2D5 प्लस D1 डिवाइडेड बाय D9 माइनस D1। सेम लॉजिक हैज बीन अप्लाइड। Moving on to next slide. Now the measure of skewness based on moments. ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट अगर आपको मोमेंट्स समझ में आ गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला भी। सो मोमेंट्स वाला जो फॉर्मूला है स्क्यूनेस का, सबसे पहली बात तो उसमें स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, बीटा से। दिस इज बीटा 1। याद रखना हमें 2 मोमेंट रेशियो पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। ये है पहला मोमेंट्स रेशियो, अभी तक हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में वो खाली मोमेंट्स था, अब जो हम पढ़ेंगे वो है मोमेंट रेशियो। तो पहला मोमेंट रेशियो बीटा 1, बीटा 1 का इस्तेमाल होता है स्क्यूनेस को मेजर करने में। सेकेंड मोमेंट रेशियो इज बीटा 2, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कर्टोसिस को मेजर करने में हमारे काम आएगा। सो बीटा 1 का फॉर्मूला है μ3 यानी कि थर्ड मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 यानी कि सेकेंड मोमेंट उसका क्यूब। ये है फर्स्ट मोमेंट रेशियो। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसके लिए बीटा 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई स्क्यूनेस होगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बीटा 1 है ये हमें डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस के बारे में, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, इसके बारे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, वो देखो उसका राज फॉर्मूला में है। ऊपर क्या है, थर्ड मोमेंट, आप उसका क्या ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो। किसी भी चीज का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना, नेगेटिव तो आने का चांस खत्म हो गया। और नीचे क्या है, μ2, हालांकि क्यूब है तो क्यूब से तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, लेकिन ये किसका क्यूब है, μ2 का। μ2 इज द सेकेंड मोमेंट एंड सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज वेरिएंस।
वेरिएंस में तो अपने आप सिग्मा स्क्वायर होता है, तो यानी कि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी पॉजिटिव चीज का क्यूब लोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी ना, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, यानी कि फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला जो मोमेंट रेशियो है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो इसीलिए इससे आप डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस का पता नहीं लगा सकते हैं। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, तो ये ड्रॉबैक रिमूव होगा अगर हम कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया हुआ गामा कोएफिशिएंट पढ़े। ये गामा का साइन है जो वाई की फॉर्म में बना हुआ है, दिस इज गामा। गामा कोएफिशिएंट क्या होता है? गामा कोएफिशिएंट और कुछ नहीं, ये जो b1 है ना, जो हमारा बीटा कोएफिशिएंट है, इसकी रूट ले लो, इसकी रूट ले लो, तो रूट तो जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है। सो इसकी रूट ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर मेजर माना गया, क्योंकि वो हमको डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस के बारे में भी बताएगा। अब देखते हैं अगर इसकी रूट ले लें तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सो रूट ऑफ b1, ठीक है, ये था थर्ड मोमेंट का स्क्वायर, रूट लिया तो स्क्वायर हट जाएगा, सिंपली क्या बचा? थर्ड मोमेंट। नीचे क्या होगा? ये है वेरिएंस का क्यूब, ठीक है, हमें लेना है स्क्वायर, तो किसी भी चीज़ का सॉरी रूट लेनी है, नॉट स्क्वायर, है ना, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सो हम जो है रूट ले रहे हैं। सो ऊपर म्यू थर्ड मोमेंट है, थर्ड मोमेंट का स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 2 2 कैंसिल, खाली μ3 बचेगा। नीचे μ2 का क्यूब है, ठीक है, सो μ2 का क्यूब है और रूट लेना है, रूट लेना है तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो हमने यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी था, इसके नीचे 2 लिख लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया कह लो, तो ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ये है μ2, ये क्या होता है? μ2 इज इक्वल टू, लेट मी राइट, μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यानी कि ये जो μ2 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? 3/2, उसको एज इट इज कॉपी कर दो, 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब, ठीक है, तो ये बचा है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। सो ये हमारा गामा कोएफिशिएंट होगा, थर्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब, और इससे हमें साइन भी मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। फाइंड आउट करते हैं। सो फाइंड β1, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो सिंपली β1 के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो थर्ड मोमेंट -2.91 इसका स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड मोमेंट 8.76 इसका क्यूब। सॉल्विंग इट वी विल गेट इट इक्वल टू 0.0126, बट पॉजिटिव ही आएगा आंसर। अब हम अगर गामा कोएफिशिएंट निकालें तो गामा कोएफिशिएंट जो है वो हमारा क्या होगा? थर्ड मोमेंट यानी कि -2.91, देखो एज इट इज आया -2.91, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। तो यहाँ पर μ2 दे रखा था, μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस, इसका रूट ले लो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। सो 8.76 का रूट दैट इज 2.96, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसका क्यूब ले लिया, ये आंसर आया -0.112, यानी कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। ये जो नेगेटिव वाली चीज़ है ये हमको बीटा नहीं दिखा पाया, ये हमको गामा ने शो कर दी। तो यानी कि इन शॉर्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं the sign of skewness would depend upon the value of μ3 whether it is positive or negative। ये इस फॉर्मूला में भी ये जो ऊपर वाला है थर्ड मोमेंट, कहीं ना कहीं थर्ड मोमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। क्योंकि नीचे जो है ये तो हमने चलो सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब बना के इसको लिख दिया, बट ये है क्या? नीचे अभी भी μ2 है, μ2 इज वेरिएंस विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो खाली जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी जैसे जैसे स्टैट्स में आगे पढ़ेंगे। इतनी डिटेल्ड और डीप डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी, बहुत जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा आपको ये डाटा, अगर बिल्कुल क्लियरली जो है इसी सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना है तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट बेटर इफ़ यू स्टडी इट प्रॉपरली। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, फॉर फर्दर रिसर्च ऑल्सो। एंड द लास्ट थिंग, मोमेंट रेशियोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब स्केल चेंज कर दो तो एक तरीके से कहते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज हो गया। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, आप ओरिजिन या स्केल चेंज करो, इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेट्स प्रूव दिस थिंग, इस चीज़ को भी प्रूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
वैसे तो मैं हर बार कहती हूँ मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी, दिखा रही हूँ प्रूफ करके, बट आगे से आई ट्राई मैं नहीं दिखाऊं, क्योंकि आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए एग्जाम्पल लिया है एक्स, ये है इनिशियल एग्जाम्पल, एक्स वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स बार निकाला 9 आया मीन वैल्यू, सीधे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला, सो 1 माइनस 9 या सिंपली स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, सो 1 और 9 का डिफरेंस दैट इज 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 9 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेकंड मोमेंट, सेकंड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, सो ये टोटल हुआ 202 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4, ये आया 50.5 वेरिएंस, या कह लो कि हमारा सेकंड मोमेंट आया ये। ऐसे ही x माइनस एक्स बार का क्यूब वैल्यू निकालेंगे, सो 1 माइनस 9 इज -8, -8 का क्यूब इज -512, साइन का ध्यान रखना है क्यूब वाले केस में, 5 माइनस 9 -4, -4 का क्यूब -64, इस तरीके से एंड सो ऑन। इसका सम टोटल किया इट इज 756। थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय n, सो 756 डिवाइडेड बाय n दैट इज 4, ये आया 189। सो एक बार के लिए हमारा थर्ड और सेकंड मोमेंट आ गया इनिशियल केस में। अब हमने क्या किया है, x प्लस 2, ओरिजिन चेंज कर दिया, x प्लस 2 एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 2 7, 10 प्लस 2 12, 20 प्लस 2 22। ठीक है, अब जो है हमारा मीन वैल्यू आया 11। अब जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 माइनस 11 दैट इज 8, 8 इज द डिफरेंस, 8 का स्क्वायर 64, 7 और 11 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। यहाँ पर सम टोटल निकाला 202 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4, यहाँ पे हमारा म्यू 2 यानी कि सेकेंड मोमेंट 50.5 आया है। फिर ऐसे ही x माइनस एक्स बार का क्यूब निकालेंगे इस केस में, तो वो आया है 756 सम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4 दैट इज इक्वल टू 189। तो जिस तरीके से हमने इनिशियल एग्जांपल में निकाला था सेम उसी तरीके से, बस सारी वैल्यूज में +2 ऐड करके हमने जो है म्यू 2 और म्यू 3 यानी कि सेकंड और थर्ड मोमेंट निकाल दिया। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 1 इंटू 2 2, 5 2 10, 10 2 20 एंड 20 2 40, इस तरीके से निकाल दिया। यहाँ पर x बार मीन वैल्यू 18 आई, सो 2 एंड 18 का डिफरेंस 16, 16 का स्क्वायर 256, 10 और 18 का गैप 8, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। सम टोटल 808 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट 202। फिर जो है x माइनस एक्स बार का क्यूब, सो 2 माइनस 18 इज -16, -16 का क्यूब 4096, 10 माइनस 18 इज -8, -8 का क्यूब -512 एंड सो ऑन। इसका सम टोटल आएगा 6048 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 4 दैट इज इक्वल टू 1512, ये आ गया थर्ड मोमेंट। अब एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने ओरिजिन चेंज किया है, ठीक है, तो सेकेंड मोमेंट और थर्ड मोमेंट की वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, सेम ही आई हैं। लेकिन जब हमने स्केल चेंज किया है तो सेकेंड मोमेंट और थर्ड मोमेंट की वैल्यूज भी चेंज हो गई है, ये ऑब्जर्वेशन भी देखिएगा। यहाँ पर हमारा सेकेंड मोमेंट 50.5 था, यहाँ पर 202 है, सो 202 इज इक्वल टू 50.5 इंटू 4, तो इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इंटू 4 क्यों किया, यहाँ पर तो हमने सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये सेकेंड मोमेंट है तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4। ऐसे ही ये हमारा 189 है, जब हम इसका स्केल कन्वर्ट करके म्यू 3 निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको क्यूब लेना पड़ेगा वैल्यू का। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 2 8, सो 189 इंटू 8, so 8 9 72 and 7 64, 64 and 7 that is 71 and 7 8 and 7 15, ये देखिए 1512। हमारा जो है इनिशियल एग्जाम्पल में म्यू 3 कितना आया था 189, और स्केल चेंज करने के बाद कितना आया 1512, सो 1512 इज इक्वल टू 189 जो हमारा पुराना वाला थर्ड मोमेंट था, इंटू कितना करना पड़ा, इंटू 2 क्यूब, 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि थर्ड मोमेंट ले रहे थे, तो सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई तो 2 से किया था, बट जब सेकेंड मोमेंट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, जब थर्ड मोमेंट निकालेंगे तो 2 का क्यूब लेंगे, अगर हम पुराने वाले मोमेंट से नया मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो। ये तो सिर्फ इंडिविजुअली मोमेंट्स की बात थी। अब हमें बात करनी है मोमेंट रेशियो की, विच इज बीटा। सो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या था, म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब। ठीक है, तो इस वाले केस में देखिए
μ3 1512, 1512 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 202 इसका क्यूब, ये आएगा 0.277 के बराबर। ऐसे ही सेकंड वाले केस में चेक करते हैं। सो μ3 इज 189, 189 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 इज 50.5, 50.5 का क्यूब, इसको भी सॉल्व करोगे 0.277 आएगा। ऐसे ही इस वाले केस में μ3 189, 189 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 50.5 उसका क्यूब, ये भी सॉल्व करोगे तो ये 0.277 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात, मोमेंट रेशियोज पर ओरिजिन और स्केल के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट रेशियो सेम ही आएगा, चाहे आप ओरिजिन चेंज कर दो, चाहे आप जो है स्केल चेंज कर दो, मोमेंट रेशियोज वुड बी कांस्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो चीज़ चेंज होगी वो है खाली मोमेंट। अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो मोमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन जब हम स्केल चेंज करेंगे तो फिर मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। और पुराने मोमेंट से नया मोमेंट निकालने के लिए आपको सिर्फ उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है जिससे आपने स्केल चेंज किया था, बल्कि अगर सेकंड मोमेंट होगा तो उस नंबर का स्क्वायर लेना है, थर्ड मोमेंट होगा तो उस नंबर का क्यूब लेना है। सो जब हम स्केल चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर के साथ, तो हमारा मोमेंट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ओरिजिन चेंज करने पर मोमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और मोमेंट रेशियो जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे ओरिजिन चेंज कर लो, चाहे स्केल चेंज कर लो। ये आपके सामने बहुत क्लियर डिपिक्शन दिया है मैंने थ्रू एग्जाम्पल, सो दैट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्यूनेस। ये अभी एक पार्ट खत्म हुआ है, अभी आगे कर्टोसिस पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।